अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? इमरान खान का यह कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, पाकिस्तान के खातिर कुछ लो और कुछ दो के लिए तैयार हूं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि अलीमा खान के गिव एंड टेक के बयान पर इमरान खान ने पाकिस्तान के खातिर कहा कि गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता दिनों अलीमा खान का यह कहना था कि इमरान खान बातचीत के लिए तैयार हैं और कुछ लो और कुछ दो के लिए भी वो तैयार हैं। सेनेटर अली जफर ने यह भी कहा कि अपने लिए रियायत नहीं मांग रहे, पाकिस्तान और पाकिस्तान में इत्तेहाद के लिए किसी भी वक्त बातचीत करने को तैयार हैं। सेनेटर अली जफर ने यह भी बताया कि इमरान खान का यह कहना है कि एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है, 5 से 6 दिन में लाहे अमल देंगे। पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। अब बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अगर कोई सामने ना आया, विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। दूसरी जानिब रोजनामा जंग के मुताबिक इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात के बजाय अवाम को मुतहरिक करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली मीन गंडापुर ने हाल ही में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से यह कहा था कि वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के आगाज के लिए मौजू हलकों से मुस्बत इशारे मिले हैं। इन इशारों को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता मंजूरी से ताबीर किया गया। ये मीडिया रिपोर्ट्स में बातें सामने आई। ताहम जब इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया तो उन्होंने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और अपनी पार्टी की आदत को हिदायत की कि वह सड़कों पर एहतजाज के लिए तैयार हैं। पार्टी के अंदरूनी जराये का यह भी दावा है कि इमरान खान इस बात पर कायल हैं कि अवामी दबाव सियासी पेशरफ्त के लिए मजबूर करने का सबसे मौसर जरिया है। इसके साथ साथ इमरान खान पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर भी अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत की है, जबकि उन्होंने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक में अराकीन और ओहदेदारान की अदम शिरकत पर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने सख्त रद्दअमल देते हुए गैर हाजिर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर हाजिर अरकान और ओहदेदारान को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। आज शौकत यूसुफ ज़ैन का यह कहना है कि पार्टी में कशमकश है और वर्कर्स में लावा पक रहा है। पार्टी में हिकमत अमली का फुकदान नजर आ रहा है। लीडरशिप को वर्कर्स को एतमाद में लेना चाहिए और वाज़े मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। रावलपिंडी में वाक़ अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत के दौरान 3 गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड की गई। आज जो अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने इस केस की समाअत की। इस दौरान इमरान खान, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी समेत मुतअद्दिद मुल्ज़मान कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने तलबी नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान की शहादतें कलमबंद की जाएंगी। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। PTI के मामला क्या रुख इख्तियार करेंगे और ये जो बातचीत और मुज़ाकरात की बात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से की जा रही है, ये बातें इन पर पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो क्या है, इस पर बात करने के लिए मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पार्टी के तर्जुमान जनाब शेख वकास अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आज शेख साहब सबसे पहले फरमाइएगा, ये अली जफर का भी बयान हमने देखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान का कहना है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ जो अलीमा खान ने बात की थी कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कुछ लो और कुछ दो की बातें हो रही थी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पार्टी का इस पर जो है वो मौक़िफ़ क्या है। पार्टी ये जो मुज़ाकरात या बातचीत की बात है इसको किस तरह से देख रही है? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। मैं दोहरा रहा हूँ, ना आप लोगों के सामने और ना किसी बैक डोर चैनल पे। क्लैरिटी के साथ खान साहब ने भी जो खबरें उड़ाई गई थी, जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई थी कि कोई आदमी अंदर आके मिला है और कोई मामला शुरू है, उसकी खान साहब ने भी तस्दीद कर दी और हम भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में उसको जो है वो डिनाई कर चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लो और कुछ दो की बात जो अलीमा बाजी के हवाले से कल से डिस्कस हो रही है, कल भी मैंने कई टॉक शोज पे एक्सप्लेन किया, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे इतनी बड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की है हमारे जो दूसरे क्वार्टर्स थे मुखालिफ। उन्होंने देखें, वो एक बहन है, वो हाईकोर्ट के सामने खड़ी थी इन हालात में जब
पार्टी को अपने लीडर का केस सुनवाने के लिए, पेशी लगवाने के लिए पूरी पार्लियामेंट की अपोजिशन को उठा के बाहर खड़ा करना पड़े एहतजाज के लिए, एक दफा नहीं 2 दफा, और फिर जाके अदालत जो है वो डेट दे, तो ऐसे मुल्क के अंदर फिर क्या हालात हो सकते हैं इसका आप अंदाजा खुद कर सकते हैं। उन्होंने वहां खड़े हुए ये बात की जिसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की। एक बहन जो कि गैर सियासी है वो ये कहती है कि नेगोशिएशंस क्या होती हैं, वो गिव एंड टेक होती है। खान को क्या चाहिए? खान को ये चाहिए कि रूल ऑफ लॉ हो, आइन और कानून की बालादस्ती हो। खान जो मांग रहा है वो सबको पता है, वो तो खुल के बात कर रहा है। आपको क्या चाहिए? व्हाट वुड इट टेक टू ब्रिंग इमरान खान आउट ऑफ अडयाला? सो उस हवाले से उन्होंने कहा था कि सानू तो पता है सानू की चाहिए, तुहानू की चाहिए, तुसी दसो, अच्छा, हमें बताएं। अच्छा, और ताकि मतलब है कि वो बात आगे बढ़ सके। पीछे छुप के कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, ना वो करना चाहती हैं, ना उन्होंने कहा कि खान साहब का ये मूड है। दिस इज व्हाट हैपेंड। ये लो दो का ये नहीं था कि कोई शहर ले लो तो कुछ दे दो। अच्छा, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। why are you still keeping Imran Khan inside the jail? This is what happened and this is how we are explaining. राइट। लेकिन अभी आपने शेख साहब कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई थी। अब ये जो अली अमीन गंडापुर की मुलाकातों और मैसेजेस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, तो क्या पार्टी ने अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा है या पार्टी के अंदर वाकई उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है कि ये इशारे मिले हैं बातचीत के लिए तैयार दूसरे हल्के भी? नहीं सर, ऐसा कोई मैसेज नहीं था जिसपे कोई निगोशिएशंस के हवाले थे जिसपे को खान साहब ने इनकार किया हो या उन्होंने कोई दिया हो। मेरी उनसे बात हुई क्योंकि जैसे ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई मैसेज नहीं दिया खान को। ठीक है। और पार्टी ने जो मौक़िफ़ दिया है, पार्टी का ये कहना है कि हम पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत तो इसको ज़ाहिरी तौर पर देखेगी कि ये खान साहब की रिहाई के लिए सब कुछ हो रहा है। तो आपके ख्याल में ये लकीर कहीं खींची जा सकती है कि ये रिहाई के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो बातचीत के लिए ओपननेस अपनी जाहिर कर रही है? सर देखें, आपको याद होगा, ये ऐसे फ्रॉडी हैं, झूठ बोलते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था 26 के कताल के बाद कि आप कमेटी बनाएं, ये कौम के अंदर नफरतें बहुत बढ़ रही हैं और कल ये मसाइल पैदा हो जाएंगे इदारों के लिए, कौम के लिए, रियासत के लिए। अगर हम आते हैं ये नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि हम भी आपकी ये नफरतें और ये फासले दूर ना कर सकेंगे। और उस पर कमेटी की पहली, दूसरी, तीसरी नशस्त में हम गए। आप कमेटी के TORs देख लें, 26 और 9 मई का जिक्र था जी। तमाम असीरान का, और जो जाली केसेस लोगों के ऊपर बनाए गए हैं वो विड्रॉ करने का खान की जात के हवाले से तो उस वक्त भी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। और अब भी खान साहब और खान साहब की पार्टी बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कहती है कि हम जो भी बात करेंगे या करना चाहते हैं, मोदी दोबारा कोई एडवेंचर कर सकता है। हकीकी यकजहती तभी आ सकती है कि आप ये फंसाइए तो ये सारा मामला खत्म करें एंड वी टॉक अबाउट पाकिस्तान। दिस इज व्हाट ही हैज बीन क्लेमिंग एंड दिस इज, यही इस वक्त स्टांस है जी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी खान साहब देखें वो कह रहे हैं कि मैं तो सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारने के लिए तैयार हूँ। तो उस पर अगर कोई आदमी कहे कि वो डील करना चाहते हैं या कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो फजूल बात है ना, वो नून लीग वालों की है या पीपल्स पार्टी की, इसमें कोई हकीकत नहीं। तो शेख साहब, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर बातचीत नहीं तो फिर ज़ाहिरी बात है एहतजाज होगा, पार्टी सड़कों पर आएगी। तो क्या वाकई पार्टी एज ऑफ नाउ एहतजाज की तैयारी कर रही है? बिल्कुल जी। 3-4 हफ्ते पहले भी KP के जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, जुनैद अकबर साहब, उन्हें पैगाम खान साहब का दे दिया गया था और कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें, तहरीक पे जोर दें, तंजीम साजी के ऊपर जोर दें, तंजीम और तहरीक दोनों पे जोर दें। और उस सिलसिले में बाकी सदूर को भी, बाकी इंचार्ज जो है उनको भी ये पैगाम दिया गया था। और अब तो खान ने वाजे कह दिया है कि मैं पूरा मुल्क ही एहतजाज करूंगा, जिस वक्त वो डेट देंगे आप लोग तैयार रहें। तो इट हैज बीन कन्वेड टू ऑल दी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बाय दी मदर पार्टी हेड जो है उन्होंने बता दिया जी। ठीक है। और बजट इजलास आने वाला है, पार्टी इसके अंदर शिरकत कर रही है, बजट डिबेट्स के अंदर हिस्सा लेगी? देखिए सर, इसका फैसला पार्लिमानी पार्टी ने करना है, उसके हवाले से कुछ हदायत हैं वो उनको दे दी गई हैं। जैसे बजट शुरू होगा हम देखेंगे कि ये तो हमें श्योर है कि इट विल बी अवाम दुश्मन किस्म का बजट होगा जो इनके हालात आ रहे हैं। तो अगर ऐसा ही होगा जैसा हम समझते हैं तो फिर तो इनके लिए बजट में असेंबली चलाना बड़ा औखा हो जाएगा।
ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पार्टी से जुड़े नमूर पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर आजम और वजीर खारजा भारतीय प्रोपेगेंडे और जारहाना अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए बैरून मुल्क दौरों पर हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके अब 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद हैं। वो इस दौरे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर दुशंबे में मुनक़्क़द आला सतही आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे और जनूबी एशिया में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर ताजिक सदर का शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के दरमियान सिफाती मिशन के लिए कायम करदा पार्लिमानी कमेटी के गैर मुल्की दौरों का शेड्यूल भी फाइनल कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिफाती कमेटी का एक अहम वफ्द चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अमरीका के दौरे पर रवाना हो चुका है। जराये के मुताबिक वफ्द के चंद अरकान जो है वो अमरीका पहुंच चुके हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो, हिना रब्बानी और साबिक सफीर जलील अब्बास जेलानी शामिल हैं। वफ्द के दीगर अरकान जिनमें सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और साबिक वजीर खुर्रम दस्तगीर खान शामिल हैं, वो चंद रोज में अमरीका पहुंचेंगे और वफ्द में शामिल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। जराये के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे भी करेगी। पाकिस्तानी वफ्द इन मुलाकातों में खित्ते की सलामती को दरपेश खुसूसन सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और इसके मुमकिन असरात पर दुनिया को आगाह करेगा। गुज़िश्ता रोज अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने तवक्को जाहिर की थी कि ट्रंप इंतजामिया पाक भारत तस्फिया तलब मामलात हल करने के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। उनका यह कहना था कि अमरीका और आलमी बरादरी भारत को बैनुल-अक़वामी असूलों का पाबंद बनाए ताकि खित्ते को मुमकिना बहरानों से बचाया जा सके। दूसरी जानिब इन बैरूनी चैलेंजेस के साथ साथ हुकूमत को अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं। आम बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात हैं। PTI ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है या उसकी तैयारी कर रही है। अब इस पर हुकूमत इन मामलात को किस तरह से देखती है, इस पर बात करने के लिए बैरिस्टर अकील साहब मेरे साथ मौजूद है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बैरिस्टर साहब सबसे पहले अंदरूनी मामलात पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो वफूद बाहर जा रहे हैं उनके हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि जो तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, तो क्या हुकूमत समझती है कि ऐसी कोई बातचीत हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बात यह है कि PTI और उसकी लीडरशिप और उसका वर्कर जो है अभी इंतहाई तजब्ज़ब का शिकार है और उसकी वजह यह है कि पहले एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके साथ फिर वाटर्स भी टेस्ट किए जाते हैं, जो पानी का भाव देखा जाता है या पानी का टेम्परेचर चेक किया जाता है कि दर्जा हरारत असल में है क्या, और उस दर्जा हरारत में देखा जाता है कि पानी कितना ठंडा है या पानी कितना गर्म है। इसीलिए अपनी हमशीरा के थ्रू जो एक स्टेटमेंट पास कराई जाती है और कहा जाता है कि जी कोई ले दे कर लें हमारे साथ, उसके बाद फिर उसी से बैक ट्रैक कर लिया जाता है। इसी तरह एक स्टेटमेंट पहले भी इन्होंने दी, उन्होंने कहा जी मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, फिर 24 ही घंटे में बैक ट्रैक किया गया, यूटर्न लिया गया और साथ ही कहा गया मैंने बात करनी है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और सियासी जमातों से बात करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि जमहूरी रवैये तो इस चीज़ का तकाजा नहीं करते। जमहूरी रवैये ये हैं कि आपके सियासी अगर इश्यूज़ हैं और आप ये समझते हैं कि आप किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंडर आ रहे हैं और आप की ये एलिगेशंस हैं, तो वो कम से कम आप सियासी बैठकों में उसका भरमला इजहार करें, आप बताएं, आप हमें दिखाएं कि किस किस्म की या किस तरह आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। फिर सियासी मसलों का हल अगर आप सियासी बैठकों में तलाश नहीं करना चाहते और सिर्फ ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बिठा के आपको दोबारा इक़्तिदार में लेके आया जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। एक तजर्बा किया गया, वो नाकाम हो गया। ज़ाहिरी बात है मुल्क को नुकसान उठाना पड़ा। इस तमाम तर सिचुएशन में मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि फिल वक़्त जो
मेडन स्पीच से लेके और आखिरी स्पीच तक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम साहब ने एक नहीं 12 दफा इस पार्टी को, इस पार्टी की लीडरशिप को दावत दी है और कहा है कि अगर कोई ऐसा कंसर्न है, कोई ऐसी बात है, कोई सियासी इश्यूज हैं तो हम उन पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया सो मच सो कि मुझे अगर ऑपोजिशन लीडर के चेंबर में चल के भी जाना पड़े तो मैं उसमें कोई आड़ नहीं होगी। अब सियासी रवैये तो यही तकाजा करते हैं जो वजीर आजम ने डिपेक्ट किए और पूरी काबीना ने भी डिपेक्ट किए, पूरी ट्रेजरी बेंचेस ने भी डिपेक्ट किए कि सियासी इश्यूज पे तो बात हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने लिए कोई पर्सनल बेनिफिट मांगते हैं, अपनी रिहाई का मुतालबा करते हैं या अपने लिए कानून और आइन से बालातर होके किसी चीज की डिमांड करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो सकती। वो अदालतों ने फैसला करना है, हम उस पर बड़ा क्लियर हैं। एक चीज और भी मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि अभी बड़ा नादिर मौका था मेरे ख्याल से इस तमाम तर सिचुएशन के बाद जी जो हमारे दुश्मन के साथ तमाम तर मामला हुआ भारत के साथ, और उसके बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और जंग भी जीते। और उसके बाद मैं समझता हूँ अभी जब पूरी कौम यूनाइटेड थी और एक यगानगत का मुजाहरा किया गया, एक यूनिटी का मुजाहरा किया गया, तो उसमें सियासी इश्यूज पे ये बात अगर इनकी तरफ से बयान आ जाता कि जी हम सियासतदानों से भी बात करेंगे और सियासतदानों से ही बात करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होता पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के लिए इन टर्म्स ऑफ जितनी भी पार्टीज जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो सकता था। लेकिन ये मौका भी खान साहब ने अपने हाथ से गवा देने वाली बात की है कि दोबारा जलाओ घराओ, दोबारा जो है तोड़ फोड़ की सियासत, दोबारा एहतजाज की सियासत, और वो भी बामकसद नहीं बेमकसद किस्म का एहतजाज किस लिए? अपनी रिहाई के लिए जो आपको अदालतों से मिलना है। एहतजाज किसके लिए? आपको आपकी इमेजिनरी सीट्स के लिए जो आपके पास ऑलरेडी सबसे ज्यादा सीट्स हाउस में आपकी पार्टी के पास हैं बकौल आपके, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो हमने देखा कि उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिन्होंने उनको ज्वाइन किया, तो एहतजाज किस लिए? एहतजाज की कोई मंतक समझ नहीं आ रही, कोई वजह समझ नहीं आ रही कि एहतजाज क्यों करना चाह रहे हैं। राइट, लेकिन बैरिस्टर साहब देखिए, तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि हम अपने लिए नहीं मुल्क के लिए जो है वो बात करना चाहते हैं, तो क्या ये दो मामले अलग किए जा सकते हैं कि इमरान खान की रिहाई न सही, कम से कम मुल्क के लिए जो है वो आगे बढ़ने की बात हो सके या कोई बातचीत जो है वो हो सके? देखिए बिल्कुल लकीर तो खींची जा सकती है। अगर कौम के लिए बात करनी है तो बजट सेशन आ रहा है, उस पर बात करें। कौम के लिए बात करनी है तो बिल्कुल रहमान साहब फ्लोर ऑफ द हाउस मौजूद है, कौम के लिए बात करें। वहां पे तो फिर सिर्फ एक ही बात होती है कि खान को रिहा कर दो, खान को छोड़ दो, और उसी के नारे लगा रहे होते हैं। तो कौम का तो उससे कोई लेना देना नहीं है, कौम का तो कोई मकसद नहीं है। कौम का तो मकसद है अगर कौम के रियल इश्यूज पे बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करें। कौम का अगर इशू है तो वो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। अगर इनकी समझ बूझ के मुताबिक हुकूमत कोई गलत इकोनॉमिक पॉलिसी पे काम कर रही है तो वो कौम का इशू है। कौम का इशू है कि हमें स्किल जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ लेके जाया जाए। कौम का इशू है कि हमें बेहतर से बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जाएं। अगर हुकूमत की एजुकेशन जो इमरजेंसी डिक्लेयर हमने की है और हम एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई इनपुट इनकी तरफ से मुस्बत आ सकती है या अगर कोई हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें वो कम अज़ कम दुरुस्ती हमारी या रहनुमाई फरमा दें। कौम के तो ये इश्यूज़ हैं। कौम के ये इश्यूज़ तो नहीं है कि 804 जो है वो अडयाला में बैठे और कितना अरसा रहेगा और उसकी अपील फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही। कौम का इशू ये नहीं, कौम का इशू है कि मेरा केस कब फिक्स होगा। कौम का इशू है कि मेरी 20 साल की जो अपील पेंडिंग पड़ी है दीवानी केस में वो कब फिक्स होगा। कौम का ये इशू नहीं है कि ये आप आउट ऑफ द लाइन, आउट ऑफ द वे जाके जो है अदालतें भी बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स करें और फेवर दें किसी एक मखसूस सियासी शख्सियत को। और कौम का ये भी इशू नहीं है कि उनका नंबर काट के, उनका नंबर पीछे फेंक के इनको प्रेफरेंस दी जाए और उनको कहा जाए कि जी आप हमारी बारी पहले ले लें, आप पहले नंबर पे आ जाएं, क्योंकि आप जो हैं वो सो कॉल्ड अपनी सेल्फ स्टाइल जो है कौम का मसीहा है। ठीक है, लेकिन अकील साहब ये जो अलीमा खान साहिबा ने बातें की हैं और कहा है कि पहले ऑफर दी गई थी कि चुप बैठें और हुकूमत को चलने दें, तो क्या वाकई ये हुकूमत ये चाहती है कि ऐसी कोई ऑफर हुकूमत की तरफ से दी गई थी माजी में?
दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो कुछ इसी तरह कहा जाता है। मैं आपको ये बिल्कुल दो टोक अल्फाज में बात बता दूं कि हमारी तरफ से कभी भी किसी किस्म की भी कोई भी ऑफ़र खान साहब को नहीं की गई। ऑफ़र की ख्वाहिश तो वो ये रखते हैं, इसीलिए जिस तरह मैंने जिक्र किया आपके पहले सवाल के ऊपर कि ये टेस्टिंग द वाटर्स जो है ना, ये पानी का दर्जा हरारत चेक किया गया है कि पानी गर्म है या ठंडा है या कोसा है या नीम गर्म है या पानी जो है बिल्कुल बर्फीला ठंडा है। तो ये तमाम तर मामला जो है इसी हवाले से देखा गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि सियासी इश्यूज़ का हल सियासी बैठकों में ही निकलेगा। ये बेशक लाख कोशिश कर लें कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ बैठे या किसी किस्म के मुज़ाकरात करे, वो पहले ही कह चुके हैं कि आप सियासी पार्टीज जाने, आपके सियासी इश्यूज जाने, हमें इसमें प्लीज़ ड्रैग मत करें। और होना भी इसी तरह चाहिए कि जिस रूल ऑफ लॉ की ये बात कर रहे हैं, जिस आइन कानून की जद्दोजहद की ये बात करते हैं, उस कौन से आइन और कानून में लिखा है, मुझे कोई एक आर्टिकल दिखा दें आईने पाकिस्तान से जिसमें लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो ये अच्छी रूल ऑफ लॉ की कोशिश की जा रही है, पूरी कौम को जो है वो मामू बनाने के चक्कर में है। मतलब ये चाहते क्या है, यही चाहते हैं ना कि मुझे किसी ना किसी तरह इक़्तिदार में वापस लेके आया जाए। तो इक़्तिदार में ऐसे तो वापस नहीं आता, इक़्तिदार में तो अवाम की जब तक सपोर्ट आपके साथ ना हो, अवाम आपके साथ ना हो, और जो आपने बेतहाशा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, पाकिस्तान की मईशत को पहुंचाया, अवाम तो माफ करने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन बेशक हुकूमत के लिए ये बेहतर नहीं होगा कि बातचीत हो, कोई मामलात आगे बढ़े, जहां पर आपने बैरूनी फ्रंट पर चीज़ों को जिस तरह से देखा है, कामयाबी हासिल की है, तो यहाँ पर भी अंदरूनी तौर पर भी मामलात थोड़े जरा काम डाउन हो, चीज़ें आगे चलें। देखिए बहुत अच्छी बात है, और हमने इसीलिए मैंने जिस तरह जिक्र किया कि वज़ीर आज़म ने एक नहीं 12 दफ़ा हम सब ने कहा कि आप बैठें, 3 नशिस्तों में बैठे, चौथी में राफरार अख्तियार करके चले गए। वो कमेटीज इन्होंने अपनी तरफ से तो वो कमेटी तहलील कर दी, जो मुज़ाकराती कमेटी इनकी साइड से थी, लेकिन वो स्पीकर साहब ने तहलील नहीं की। और स्पीकर साहब ने कहा कि मैं एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस मैं ये बात आपको बता दूं कि मैं ये तहलील नहीं करूंगा, और जब भी कभी आप लोग आपस में बात करना चाहें तो मैं बिल्कुल इन कमेटियों को फाल कर दूंगा। अब यहाँ पे ये बात है ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तो इतनी ख्वाहिश रखी जाती है, और 12 दफ़ा हम सुन भी चुके हैं, कहा भी जाता है हर लीडर की तरफ से, इस पार्टी के बाशमूल इमरान खान साहब के, कि जी मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो फिर थोड़ा सा ये कह दें कि ठीक है जी, सियासी इश्यूज में मैं पाकिस्तान की खातिर सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, वो कमेटीज फाल हो जाएंगी। लेकिन ये इस चीज़ की गारंटी मैं नहीं कर सकता आपको कि क्या वो उन्हीं TORs पे काम करेंगी कमेटीज, या उन्हीं TORs के अंदर रहते हुए काम करेंगी, या दोबारा से असर नाव आपको TORs जो है वो सेट करने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, राइट। लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि अब थोड़ा सा जरा मैं चाहता हूँ ये जरा जो बाहर दौरे हो रहे हैं उस हवाले से जरा बात कर ली जाए। वजीर आजम भी दौरे कर रहे हैं, बिलावल भी जो है वो भी अपना दौरे का आगाज कर रहे हैं। तो हुकूमत की इस वक्त कोशिश क्या है, किस तरह से जो है वो भारतीय प्रोपेगेंडे को जो है वो काउंटर किया जा सके, खास तौर पर ये जो इस वक्त सिफारती कोशिशें हो रही हैं? देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी नैरेटिव की जंग जीत चुका है, और मैं तो उसका फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ, क्योंकि जंग जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला जो एक इंटरनेशनल फोरम था वो PUIC का था, जो इसमें मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और मैंने उस डेलीगेशन को लीड किया जो इंडोनेशिया जकार्ता में था। और उसमें जकार्ता डिक्लेरेशन में मसला कश्मीर के ऊपर न ज़ेर न ज़बर तब्दील हुई, एज इट इज़ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो एज इट इज़ आया, और वो डिक्लेरेशन भी वाइडली अवेलेबल है मीडिया के ऊपर। वहाँ के मीडिया ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, पाकिस्तान के नैरेटिव को, और उसको पजीराई भी मिली। यहाँ पे भारत ने जो है अपने डिप्लोमेटिक जो मिशंस भेजे हैं जो इस डेलीगेशन के हवाले से, और वो मुख्तलिफ कैपिटल्स में जाके वहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वो बिलीवेबल बात नहीं है। वहाँ से जो पॉसिबल सवाल हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि पहलगाम का इंसिडेंट पाकिस्तान ने करवाया एलिजिडली अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन आज उसको 4 हफ्ते होने को आए हैं, और आपने एक रत्ती बराबर सबूत भी किसी के सामने पेश नहीं किया, नहीं आपने कोई ऐसी शवाहिद पेश किए जिससे ऐसा तासुर दिया जाए कि ये पाकिस्तान ने एलिजिडली करवाया है। तो ये सबसे बड़ी जीत तो ये है। फिर पूरी अक़वामे
आलम में अगर आप ममालिक देखें तो अभी जो वजीर आज़म के दौरे हैं उसमें आप देखें तुर्की, अजरबैजान, उसके अलावा ताजिकिस्तान, तेहरान, और उसके अलावा जितने मुल्कों ने सपोर्ट किया है हमें, और वहाँ पे जिस इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें मैं मौजूद था, यकीन करें कि जितने इस्लामी ममालिक थे अफ्रीका से लेके एशिया तक, उन्होंने इतना मतलब गर्मजोशी के साथ, इतने उस अंदाज में जो कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सका कि इससे पहले मैंने कई ऐसे फोरम्स अटेंड किए, लेकिन जो इस दफा पाकिस्तान की तरफ वो माइल थे या जो पाकिस्तान की तरफ गर्मजोशी का इजहार उन्होंने किया, वो शाज़िर नाज़िर ही मुझे कभी पहले देखने को मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितने भी ममालिक हैं इस्लामी ममालिक, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की उन्होंने तायीद की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा, और पाकिस्तान के जिस तरह पाकिस्तान ने मैच्योरली इस तमाम तर मामले को हैंडल किया तो उसकी भी उन्होंने तारीफ की और लाइक तहसीन उस तमाम तर मामले को कहा। अब यहाँ पे बिलावल साहब जब जाएंगे, लीड करेंगे डेलीगेशन को, ये तमाम तर जो डेलीगेशन जाएगी ये मुख्तलिफ कैपिटल्स में, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, ये ज़रूर जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, और यहाँ पे जाके पाकिस्तान का जो नैरेटिव है एज इट इज अलॉन्ग विद डोजियर्स, ये तमाम तर वहाँ पे प्रेजेंट होगा। मेरा अपना एक व्यू है, ये हुकूमत का व्यू नहीं है, मैं इसीलिए फ्रॉम द वेरी आउटसेट मैं इसको बता दूं कि हमें इन कैपिटल्स में तो जाना ही चाहिए जो कि डेलीगेशन जा रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, तो इकोनॉमिक कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड या फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं उसमें भी जाना चाहिए, जिसमें जापान और ब्राजील भी हैं। तो आपके ख्याल में इनको जो है वो वहां पर भी जो है वो जाना चाहिए, राइट बैरिस्टर साहब? राइट सर, राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान कर दिया। यह ऐलान वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआवन बराए ब्लॉकचेन क्रिप्टो और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने जो है वो किया। ज़राए के मुताबिक बिटकॉइन वेगस 2025 के दौरान बिलाल बिन साकिब ने डोनाल्ड ट्रंप का हालिया पाक भारत कशीदगी में अमन कायम करने और क्रिप्टो अपनाने के लिए अमरीकी सदर की खिदमात को सराहा। उन्होंने अमरीका में पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील की और एक कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान भी किया। दूसरी जानिब सेक्रेटरी खजाना ने कहा है कि क्रिप्टो की अभी कोई कानूनी हैसियत नहीं, स्टेट बैंक और SECP की जानिब से इस पर पाबंदी बरकरार है। जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में अरकान कमेटी ने भी कई सवालात किए, जिस पर सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के अभी तक कवानीन नहीं बने। क्रिप्टो काउंसिल वजीर आजम के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर कायम की गई है। काउंसिल सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तरीकाकार के तयन के लिए बनाई गई। क्रिप्टो के हवाले से कोई भी इदारा पार्लियामेंट की मंजूरी से कायम होगा। अब ये जो मामला है क्रिप्टो वाला, और आज जो ऐलानात हुए हैं और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने का पाकिस्तान ने ऐलान किया है, इस पर बात करने के लिए हारून शरीफ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं और माहिर मेशत है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हारून शरीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून शरीफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये जो क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ये क्या है और इससे हमारी जो मेशत है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कितना ये सिग्निफिकेंट हो सकता है? इसको समझने की देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम, ये एक रिस्की प्रोपोजिशन है। ये कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान की जो सरप्लस बिजली है, एक माइनिंग की, एक स्टोरेज की स्पेस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, और जो पाकिस्तान के IT के प्रोफेशनल्स हैं उनका जो प्रोड्यूस है उसकी एक इंटेलेक्चुअल वैल्यू लगा के वहां पर स्टोर की जाए। ये कॉन्सेप्ट होता है माइनिंग का। तो उस माइनिंग को अगर आप बना लेते हैं, जो बहुत ज्यादा एनर्जी की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो दुनिया के और ममालिक भी वहां पर अपने एसेट्स को स्टोर करने का सोच सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो सरप्लस एनर्जी है, एक तो उसकी कीमत ज्यादा है, दूसरा उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत रिस्की है, तीसरा ये है कि उससे कार्बन एमिशंस बहुत होती हैं। तो दुनिया के अंदर इसके बड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं।
पाकिस्तान ने जो रेगुलेटरी अथॉरिटी भी लॉन्च कर दी है। हमारा तजुर्बा बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज का अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ना तो समझ है और वो कैप्चर कर लेते हैं जॉब्स के लिए, तो इसको अच्छी तरह मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। तो इन सम ये है कि पाकिस्तान एक रिस्की वेंचर की तरफ जा रहा है कि हम इसमें कुछ पैसे कमा लें, माइनिंग कर लें, बिजली की खपत कर लें। तो इसके ये प्रोज हैं। ये कोई ऐसी जॉब क्रिएशन की चीज नहीं है। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस अभी पाकिस्तान पे कम है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है। लेकिन ये है कि ये बेसिकली आपकी सरप्लस एनर्जी, इसका ऑल्टरनेट ये है कि उस एनर्जी, अगर इकोनॉमी चलती है, ग्रोथ होती है, तो फिर आप उसके लिए बिजली कहां से लाएंगे? तो ये इसका पस मंजर है। राइट। और इसमें हारून शरीफ साहब, जो अमेरिका का रुझान, वहां पर जो ट्रेंड्स हैं और सपोर्ट और पार्टनरशिप, वो आप इसमें उसकी अहमियत को किस तरह से देखते हैं? क्या वो इस वक्त पाकिस्तान में इस को सपोर्ट करने में जो है वो मददगार साबित हो सकती है? अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत से यंग और नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो डिजिटलाइजेशन और क्रिप्टो करेंसी और नई नई चीजों पे तजर्बे कर रहे हैं जी। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी को हमारे से मिलाना आई डोंट थिंक मौजू है। हमें तो इस वक्त ये देखना ये है, देखें हमारी फॉल्ट लाइंस क्या है। हमारी इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस हैं कि बच्चों को नौकरियां चाहिए। तो ये जो क्रिप्टो का वेंचर है, ये यूथ के बहुत, अगर देता भी है तो बहुत सिलेक्टिव लोगों को देगा। हमें एक्सपोर्ट्स चाहिए, ये एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा। और अगर हमने एक्सपोर्ट करके इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है तो हमें अच्छी कीमत के ऊपर एनर्जी चाहिए, वो भी नहीं ये दे पाएगा। हाँ, हमें वो ये दे सकता है, जो मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, कि अगर हमारा जो एक माइनिंग का सिस्टम बन जाता है और दुनिया उस पर एतबार करती है, तो उसकी जो हमें रेंटल मिलेगा, चीजों को स्टोर करने का पैसा मिलेगा। कुछ डॉलर्स आ सकते हैं, बट इट्स अ वेरी रिस्की वे ऑफ गेटिंग फॉरेन करेंसी। ठीक है। और आपसे पहले भी क्योंकि इस पर बात होती रही है, हमेशा जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का जिक्र होता है, और खासतौर पे पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर अब ये माइनिंग तो है, लेकिन जो एक इकोसिस्टम इस करेंसी के लिए जो है वो चाहिए होता है के लिए, तो अब स्टेट इसको बैक कर रही है, इसको फॉर्मलाइज कर रही है। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान मईशत को देखते हुए ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, या यहाँ पर जो इदारे हैं उनके लिए? एक्सट्रीमली, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आती कि ब्यूरोक्रेसी और इवन मिलिट्री के लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे। ये तो एक बहुत टेक्निकल चीज है, और इसको समझना और इसको डील करना, बड़े बड़े लोग जो हैं इस पे रिस्क नहीं लेते हैं, कंट्रीज अपना रिजर्व नहीं रखते हैं और इस तरफ नहीं जाते हैं। और माइनिंग के लिए वेदर की भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये गर्मी जनरेट करती है। सो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल कि पाकिस्तान, प्रॉब्लम ये है रहमान साहब, आई विल बी वेरी कैंडिड, पाकिस्तान जो है इस वक्त इकोनॉमी के अंदर कुछ इनफ्लो लाने के लिए पैसों का, पाकिस्तान बड़ी कुछ डील्स ढूंढ रहा है। जैसे पहले हमने माइनिंग ढूंढी, फिर एग्रीकल्चर में आए, अब हम ये क्रिप्टो की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन इसके लिए हम ये भूल जाते हैं कि इसको मैनेज किसने करना है। मेन मसला तो पाकिस्तान की गवर्नेंस है। विल पीपल टेक रिस्क ऑन दैट? बड़े बड़े लोग जो है, IMF इसको एज ए करेंसी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये चीजें हमें अब दिल में रखनी है। कर ये अच्छा एक वेंचर आप कर ले, लेकिन इसको जितना हम प्रोफाइल दे रहे हैं और इसको समझ रहे हैं कि हमारे मसाइल का हल ये है, उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। अच्छा, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गजा के हवाले से आपको बताते चलें कि गजा में आज सुबह से अब तक इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में कम अज़ कम 30 मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि कम अज़ कम 19 अफराद वस्ती गजा के अलबरेज पनागजीन कैंप में रहायशी इमारतों पर इसराइली हमलों के एक सिलसिले में शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में फ़लस्तीन के मुस्तकिल मंदूब
रियाज मंसूर की जज्बाती तकरीर ने सबको आबदीदा कर दिया। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों और इंसानी बहरान पर बात करते हुए फ़लस्तीनी मंदूब गम से रोने लगे। रियाज मंसूर ने कहा कि गजा में दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं, माएँ उनके बेजान जिस्मों को गोद में उठाकर उनसे मुआफ़ी मांग रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि कोई इंसान यह मंजर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे भी नवासे और पोते हैं, मैं जानता हूँ वो अपने ख़ानदानों के लिए क्या मानी रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आग और भूख फ़लस्तीनी बच्चों को निगल है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see this situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. Flames and hunger are devouring Palestinian children. आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।